अमरीकी नायब सदर के मुतनाज़ बयान और भारत की जानिब से हमले की इत्तलात के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से अहम और बड़ा दो टोक पैगाम सामने आ गया है। भारत ने जंग मुसल्लत की तो फैसला कुन जवाब के लिए तैयार रहे। जंग की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। सिपह सालार ने तमाम फॉर्मेशंस और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है, लेकिन भारतीय फौज में मच गई है खलबली। धड़ाधड़ वहां पर बरतरफियां हो रही हैं। भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को काले पानी की सजा देते हुए DG डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के ओहदे से भी छुट्टी करके जबरी तौर पर उनको भेज दिया गया है। भारतीय फौजी क़यादत में इस बड़ी तब्दीली को रॉ की खुफिया दस्तावेज़ात को लीक करने से जोड़ा जा रहा है, जो TRF ने भी हासिल कर लिया है। लीक डॉक्यूमेंट्स के बाद दुनिया भर में रॉ को बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि ये लीक्ड फाइल्स जनरल राणा के दफ्तर से मीडिया तक पहुंची थी। डॉक्यूमेंट्स में आला सतह के झूठे ऑपरेशंस में फौजी और सिक्योरिटी इदारों का पोल खोला गया था। जनरल राणा की इस बेइज्जती और बेतौकीरी से भारतीय फौज का मोरल बुरी तरह मुतासर हुआ है। कल द रेजिस्टेंस फ्रंट ने रॉ से मुताल्लिक खुफिया दस्तावेजात लीक करके इंडियन खुफिया इदारे के झूठ का जो भांडा है वो भी चौराहे फोड़ा था। इन दस्तावेजात में नाज़रीन जिला अनंतनाग में एक ऑपरेशन की मनसूबाबंदी का प्लान बनाया गया था, जिसके तहत इंडियन मीडिया को 36 से 48 घंटे पहले मुतहर्रिक किया जाना था और सयाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाने थे। लीक मंसूबे के मुताबिक हमले के 2 से 4 घंटों के अंदर मसनूई जहानत के जरिए गवाहों के बयानात जमा किए जाने समेत गैर वाज़े वीडियो से तस्वीर दोबारा तैयार की जानी थी और 200 से जायद सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गलत मालूमात फैलाने की मुहिम चलाई जानी थी। इस सारे फ्रॉड ऑपरेशन का मकसद जो है ना वो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद करना और बहस को कश्मीर से हटाकर मुबैना आलमी मजहबी साजिशों की तरफ मोड़ना था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो झूठ होता है पाँव नहीं होते उसके। इससे पहले भारतीय फ़ज़ाइया के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ SP धारकर को ओहदे से हटाया गया था। एयर मार्शल मंगल की रात मकबूजा कश्मीर में रफ़ाएल तैयारों की जारहाना परवाज़ों के निगरान थे, लेकिन पाक फ़ज़ाइया की जानिब से रफ़ाएल तैयारों को फौरी और मौसर अंदाज में रोके जाने के बाद एयर मार्शल SP धारकर की पेशावराना सलाहियतों पर सवाल उठाए जा रहे थे। भारतीय फ़ज़ाइया के नायब सरबराह ने अपने पायलट्स की रफ़ाएल हैंडलिंग पर अदम इत्मीनान का इजहार किया, क्योंकि भारतीय रफ़ाएल तैयारे पाकिस्तानी जदीद रेडार्स के सामने बेबस हो गए थे और लाइन ऑफ कंट्रोल को जारहाना तौर पर खोजने का टास्क लिए रफ़ाएल को पाकिस्तानी रेडार्स ने जैम कर दिया था। नायब एयर सरबराह की तब्दीली ये बहुत बड़ी बौखलाहट का वाज़ेह सबूत है। इस कहानी में नाज़रीन इंडियन आर्मी के कमांडर नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंदर कुमार भी शामिल हैं, जिनको मोदी सरकार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ फौरी तौर पर मुहिम जोई से इनकार करने पर 2 रोज़ पहले ही भेज दिया था घर। इंडियन फौज इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। सिपाही से लेकर कमांडर्स तक का मोरल डाउन नजर आ रहा है और ऐसे में अमरीकी नायब सदर ने मुतनासिब बयान देकर शायद भारत को एक मौका दिया है कि वो फेस सेविंग कर ले। JD वेंस ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत इस दहशतगर्दाना हमले का इस तरह जवाब देगा जिससे वसीतर इलाकाई तनाज़े पैदा ना हो। कल तक अमरीका न्यूट्रल रहने की बात कर रहा था, भारत को जारहाना कार्रवाइयों से बाज रहने का पैगाम दे रहा था और ऐसे में अमरीकी नायब सदर का इस तरह का बयान आ जाना ये इंतहाई तशवीशनाक है। क्या ये बयान अमरीकी नायब सदर का ज़ाती है या फिर अमरीकी पॉलिसी है, इसकी वजाहत तो अब तक नहीं आई है, लेकिन बयान के दरमियान एक खबर ज़रूर सामने आई है। भारत ने कल अमरीका के साथ तकरीबन 13 करोड़ 10 लाख अमरीकी डॉलर्स का एक दिफाई मुआहदा किया है। ये मुआहदा इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन और इससे मुताल्लिक़ा साजो सामान की मुमकिना ख़रीदारी का है। हम नाज़रीन समझ सकते हैं कि भारत अपना दिफाई साजो सामान सबसे ज़्यादा रूस और दूसरे नंबर पर अमेरिका से लेता है और अमरीकी कोशिश रही है कि भारत इससे मज़ीद डॉलर्स के हथियार ख़रीदे। अब हम समझ सकते हैं डॉलर्स की खुशबू हर तरह की इंसानियत को, हकीकत को और सच्चाई को ख़त्म कर देती है और डॉलर्स की जो भूख होती है वो इन सब चीज़ों से बढ़कर होती है। दूसरी तरफ नाज़रीन झूठ के दम पर पाकिस्तान से जंग करने चले मोदी को भारत में बसने वाले लाखों सिखों की मुखालिफत का भी सामना करना पड़ा है। तहरीक खालिस्तान के रहनुमा
कहते हैं कि बीजेपी सरकार को वो खबरदार कर रहे हैं कि सिख भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाक सरजमीन जहां बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश है वहां हमला नहीं करने देंगे। खालिस्तान के रहनुमा ने मोदी को बड़ा साफ साफ बताया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो ये जंग मोदी की सियासी मौत साबित होगी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, इनके करीबी साथी और साबिक फौजी ऑफिसर रिटायर्ड मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने भारत के अज़ाइम के खिलाफ खुलकर आवाज़ बुलंद करते हुए कहा है कि भारत ने कोई भी मिस एडवेंचर किया तो फिर बांग्लादेश भी खामोश नहीं रहेगा। उन्होंने भारत को बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमलावर होता है तो उनकी शिमाल मशरक़ी रियासतों पर कब्जा कर लेना चाहिए। इसके अलावा मोदी हुकूमत ने सरहद के दोनों पार शहरियों के अपने अपने घरों के जाने के रास्ते में रुकावटें डाली हैं। किसी को वीज़े का बहाना बनाकर बॉर्डर पर कई दिनों से रोका जा रहा है तो किसी को बिला वजह ही परेशान किया जा रहा है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में भी आज हुकूमत पाकिस्तान ने नाज़रीन इंडिया से वाघा के रास्ते लौटने वाले पाकिस्तानियों की परेशानी दूर करते हुए बताया है कि हम इंडिया में फंसे हुए जो अपने शहरी हैं उनको वाघा बॉर्डर से वापस लाने को तैयार हैं। जो पाकिस्तान में ज़ेरे इलाज भारतीय हैं उन्हें मुल्क से निकाला नहीं, जो सिख इबादत के लिए आए हैं उन्हें भी मौका दिया जाएगा। ये इंसानियत क्या होती है। बेशक पाकिस्तान ने अपने किरदार से इस बात को साबित किया है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए क़ानून व इंसाफ हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपके शुक्रगुजार हूँ, खुशामदीद आपको कहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ज़रा ये बता दीजिए, 5 मई को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला किया गया है अकील साहब, तो क्या मौजूदा सूरत हाल में APC भी बुलाई जा सकती है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें बिल्कुल 5 का जो है हमारी जनरली जो है वो महीने में जो है हमें मुलाकात करनी होती है क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ जो डेज़ हैं, जो कैलेंडर है पार्लियामेंट्री कैलेंडर, उसके हवाले से भी हमें दिन पूरे करने होते हैं। काफ़ी आउटस्टैंडिंग लेजिस्लेशन भी जो है वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है जो ऑलरेडी कमेटीज़ के थ्रू हो के आई है। तो ज़ाहिरी बात है कि वो भी जो बिज़नेस एज यूजुअल लेजिस्लेशन होती है वो भी पार्लियामेंट के फ्लोर पे आनी है, वहाँ से पास होनी है, उस पर भी डिलिब्रेशंस होनी है। तो ये उस हवाले से बुलाया गया है इजलास, एक रूटीन के हवाले से जो एक्सपेक्टेडली है कि 5 तारीख को बुलाया जाएगा। फिलवक़्त तो कोई मुसद्दका इत्तलात उस तरह मेरे पास नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेडली 5 तारीख का है। दूसरा जो आपने APC की बात की तो मैं उसको खारिज इम्कान नहीं कहूँगा, और उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसा मसला है नेशनल सिक्योरिटी का जिस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक हैं और मुत्तहद हैं। गो के अपने अंदरूनी मामलात के ऊपर अगर जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बुलाई जाए जिसमें तमाम तर पार्लिमानी पार्टियां उसका हिस्सा हों, लेकिन देखने को ये मिलता है कि एक सियासी जमात जो है उसने इज्तनाब किया और वो बिल्कुल भी नहीं आई, हामी और रजामंदी के बावजूद, अपनी लिस्टें फराम करने के बावजूद 11th आवर पर वो नहीं आए। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर APC बुलाई जाती है, जिसका मुझे यकीन भी है कि वो बुलाई जाएगी इस तमाम तर मामले के ऊपर, बिकॉज सेंसिटिविटी और सीरियसनेस इस मामले की इस तरह की है कि जमातों को बिल्कुल जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उनको फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट और अदरवाइज भी बिल्कुल APC बुलानी चाहिए इस तमाम तर मामले के ऊपर, और उनकी भी अगर कोई गुजारिशात हैं तो उनको भी सामने रखना चाहिए। वैसे 5 तारीख को एक्सपेक्टेडली जो बुलाया जाना है उस पर मुत्तफ़िका तौर पे रेजोल्यूशन भी आएगी जिस तरह सेनेट के थ्रू आई, और नेशनल सिक्योरिटी पे किसी किस्म का जो है वो ना तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है और ना ही उसको लाइटली लिया जाए।